वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पढ़े थे, तो इस तरह हमने जाइलम कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम। इन्हें कहते हैं पोषवाह। ठीक है, तो फ्लोएम को लेप्टोन या बास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम्स को पोषवाह उत्तक के अलावा बास्ट एवं लेप्टोन भी कहते हैं। और इन फ्लोएम का क्या कार्य होता है कि ये पत्तियों द्वारा या लीव्स द्वारा निर्मित भोजन का जड़ों तक व प्लांट के सभी अंगों तक स्थानांतरण करने का कार्य करता है। तो अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो ये फूड का संचालन करते हैं। तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का संचलन जड़ों व प्लांट के विभिन्न पार्ट्स तक करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म की स्टेम्स होती हैं, उन स्टेम्स में ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग त्रिज्या पे स्थित होते हैं। कैसे? तो जाइलम को मैं एक्स से व फ्लोएम को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ। तो एंजियोस्पर्म के स्टेम्स में पाए जाने वाले जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे पाए जाते हैं। देखो, और क्या होंगे कि जो जाइलम व फ्लोएम है वो अलग अलग समूह में अलग अलग त्रिज्या पे पाए जाते हैं। तो देखो, ये अलग अलग त्रिज्या पे उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये टाइप क्या हो गया? कॉन्जॉइंट टाइप। ठीक है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म का रूट पोर्शन होता है या एंजियोस्पर्म की रूट्स होती है, उनमें ये एक ही त्रिज्या पे पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि जो जाइलम व फ्लोएम का विन्यास होता है एंजियोस्पर्म में, तो स्टेम में कैसा होता है और रूट में कैसे होता है? तो स्टेम में होगा अलग अलग त्रिज्या पे और रूट पे होगा एक ही त्रिज्या पे। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि फ्लोएम कितने कितने टाइप का हो सकता है। तो डाइकोट्स में इस टाइप से होता है ये। तो यहाँ है कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल और यहाँ आएगा कोसेंट्रिक। ठीक है, तो जो आपके कोलेट्रल है इसे भी आगे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन पाया जाएगा डाइकोट्स में और क्लोज्ड टाइप पाया जाएगा मोनोकोट्स में। ये जो मैं बता रही हूँ ये है जाइलम व फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो ये तीन तरह से होते हैं, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल और कोसेंट्रिक। ठीक है, तो जो कोलेट्रल होता है इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओपन व क्लोज्ड। जो ओपन होता है वो होता है डाइकोट्स में, क्लोज्ड होता है मोनोकोट्स में। तो ओपन टाइप में क्या होगा कि जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ओपन कैसे होगा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है
और क्लोज्ड टाइप में क्या होगा कि इसमें जाइलम व फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होती है, या वेस्कुलर बंडल्स के बीच में या वेस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो वो क्लोज्ड टाइप का होगा। ठीक है, फिर आपके आते हैं कोसेंट्रिक। तो कोसेंट्रिक को भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन सा? पेरीफोलिक व पेरिजाइलिक। तो कोसेंट्रिक को भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है, पेरीफोलिक और पेरिजाइलिक। तो पेरीफोलिक में तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाएगा, और पेरिजाइलिक में क्या होगा कि फ्लोएम के चारों ओर जाइलम पाया जाएगा। ठीक है, और ये ओवरऑल किस में देखने को मिला? एपोसाइनेसी में, सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्लोएम की स्ट्रक्चर होती है, भाई ये तो हमें पता चल गया कि फ्लोएम के फंक्शंस क्या होते हैं। तो फ्लोएम के फंक्शंस क्या होंगे कि ये भोजन को या फोटोसिंथेसिस से बने प्रोडक्ट्स को रूट व प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का या ट्रांसफ़र का कार्य करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर को निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट है सीव एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, सीव सेल और सीव ट्यूब। फिर आते हैं सेकंड कंपेनियन सेल, जिन्हें बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। तो सीव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये सजीव कोशिकाएं होते हैं। कंपेनियन सेल भी सजीव कोशिकाएं होती है। या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जाइलम की सजीव कोशिकाएं व फ्लोएम के सजीव कोशिकाओं के नाम बताइए, तो आपको ये पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी सजीव या लिविंग सेल्स होती है, जबकि फ्लोएम फाइबर्स निर्जीव होते हैं, मीन्स नॉन लिविंग होते हैं। तो फ्लोएम के या फ्लोएम की संरचना को निम्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, सीव सेल व सीव ट्यूब। फिर आता है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल सहायक कोशिकाएं होती है। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर आता है फ्लोएम फाइबर्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सीव एलिमेंट्स। तो सीव सेल व सीव ट्यूब मिलके सीव एलिमेंट्स का निर्माण करती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सीव सेल। तो ये एकल कोशिकाएं होती है, या ये एकल कोशिकाएं होती है, और ये एक के ऊपर एक स्थित नहीं होती है। इसके अंदर किसका अभाव होता है? सीव प्लेट का अभाव होता है। अब ये नया शब्द आ गया कि सीव प्लेट क्या होता है। सीव प्लेट वह सीव एरिया होता है
जहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं। तो सीव सेल्स एकल होती है या अकेली ही अरेंज होती है, ठीक है। तो इनकी संख्या एक होती है, या मैं यूँ कहूँ कि ये एकल सेल्स होती है। उसके अलावा इनमें सीव प्लेट का अभाव होता है, मीन्स उसमें जो छिद्र होंगे उसका अभाव होगा। तो इसमें सीव प्लेट का अभाव होता है और ये एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में ये पाई जाती है, ठीक है। और ये लिविंग सेल्स होती हैं और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर हमें पूछा जाए कि सीव सेल्स क्या होती है, तो ये एकल होती है, मीन्स ये ग्रुप में अरेंज नहीं होती है। उसके अलावा इन पे सीव प्लेट्स एब्सेंट होती है। टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म में ये एब्सेंट होती है। और ये लिविंग सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सीव ट्यूब्स की। तो सीव ट्यूब्स मोस्टली एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। उसके अलावा ये क्या होती है, ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर लंबी बेलनाकार संरचना का निर्माण करती है। तो सीव ट्यूब्स का क्या फंक्शन होगा कि ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जिम्नो व टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है। और ये लंबी व बेलनाकार संरचनाएं होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर बेलनाकार स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। उसके अलावा इनमें ये भी लिविंग सेल्स होती है, लेकिन मैच्योर स्टेज में इनमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। मीन्स ये जब इमैच्योर होती है तब इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब इनमें मैच्योर स्टेज आती है, परिपक्व अवस्था आती है, तो ये इनमें उपस्थित न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। तो ये भी सजीव कोशिकाएं होती है, लेकिन परिपक्व अवस्था में इनमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शंस क्या होंगे। फर्स्ट थिंग तो ये कि ये भोजन का संचलन करने का कार्य करते हैं। और ये जो सीव ट्यूब्स होती है, इन सीव ट्यूब्स में सीव प्लेट पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पे सीव सेल के अंदर सीव प्लेट्स नहीं पाई जा रही थी, वहाँ सीव ट्यूब्स के अंदर सीव प्लेट्स पाई जा रही थी। इट मीन्स इनके जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे पे स्थित होते हैं और इनमें पाई जाने वाली जो सीव प्लेट है, इस सीव प्लेट में कई छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों की सहायता से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल से संपर्क में रहता है। तो अगर मैं सीव ट्यूब की बात करूँ तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, लिविंग सेल्स होती है। उसके अलावा ये एक के ऊपर एक स्थित होकर बेलनाकार संरचना का निर्माण करती है। ये सजीव कोशिकाएं होती है, लेकिन मैच्योर कंडीशन में इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनमें सीव प्लेट्स पाई जाती है और इन सीव प्लेट्स में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहता है, ठीक है। और इसका फंक्शन होगा कि ये पोषण का या न्यूट्रिशन का या भोज्य पदार्थों का संचलन करने का कार्य करती है और यांत्रिक आधार प्रदान करती है। फिर हम बात करते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स को सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये लंबी नुकीली सिरों युक्त सेल्स होती है, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स क्या होगी कि ये लंबी होगी, नुकीले सिरे युक्त सेल्स होगी। इनमें भी ये भी सजीव होती हैं और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर कंपेनियन सेल्स की बात करें तो
जिम्नोटेरिडो में, जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइट्स में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में ये मुख्य घटक के रूप में पाई जाती है। ये भी सजीव कोशिकाओं का समूह होती है जिनके जो लंबी व बेलनाकार होती है, वो इनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले प्रकार के होते हैं। और अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ट्यूब सेल में खुद का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अर्थात कंपेनियन सेल में उपस्थित न्यूक्लियस ट्यूब सेल को नियंत्रित करने का कार्य करती है और भोजन का संचलन करने का कार्य करती है। क्योंकि ट्यूब सेल्स में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये कंपेनियन सेल्स क्या करती है, सीव ट्यूब्स पे या सीव ट्यूब जो सेल्स होती है उन पे अपना नियंत्रण बना लेती है अपने केंद्रक के द्वारा, और उनका संचलन मीन्स भोज्य पदार्थों का संचलन करने का कार्य भी करती है। फिर हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जब पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का संबंध फ्लोएम से हो जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि जब पैरेन्काइमा सेल्स फ्लोएम से संपर्क में आ जाती है या फ्लोएम से आके जुड़ जाती है, तो वो पैरेन्काइमा सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाएगी। वास्तव में ये पतली भित्ति युक्त सेल्स होती है, ये सजीव सेल्स होती है, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और ये विभिन्न पदार्थों के संचयन का कार्य करते हैं, जैसे कि रेजिन, श्लेष्मा, गोंद आदि। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा वे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है जो फ्लोएम से जुड़ी हुई रहती है, इस कारण इन्हें फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। और ये सजीव कोशिकाएं होती है जिनमें खुद का केंद्रक होता है, ये पतली भित्ति युक्त होती है और ये संचयन का कार्य करती है, जैसे कि रेजिन, श्लेष्मा आदि का ये संचयन करेगी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ फोर्थ की फ्लोएम फाइबर्स। जब स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स फ्लोएम से जुड़ी हुई रहती है तो इन्हें फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं। फ्लोएम फाइबर्स कब कहलाएंगे, जब फ्लोएम सेल्स से स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज जुड़े हुए रहते हैं तो वे फ्लोएम फाइबर्स कहलाते हैं। इनमें ना तो खुद का न्यूक्लियस होता है और ये निर्जीव होते हैं। ठीक है, इनमें खुद का न्यूक्लियस भी नहीं होता और ये निर्जीव होते हैं, लेकिन ये क्या कार्य करते हैं, इनका उद्योगों में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। वो कैसे होता है कि ये जो सेल्स होती है ये क्या करेगी, जैसे कि अगर मैं जूट की बात करूँ, जूट व सन, ठीक है, तो इनके द्वारा रस्सियाँ व कपड़े बनाए जाते हैं। तो उद्योगों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण फाइबर्स होते हैं, ये अत्यंत सख्त और मजबूत होते हैं। तो क्या करेंगे, इनका उद्योग में उपयोग होता है। ये प्लांट्स को तो यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, लेकिन ये उद्योगों में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इनसे जैसे कि जूट और सन आदि से रस्सियाँ व कपड़े बनाए जाते हैं। तो उद्योगों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है या आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं। इनके अलावा भी कुछ प्लांट्स में ट्रांसवर्स सेल्स होती है। इन ट्रांसवर्स सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि ये जो ट्रांसवर्स सेल्स होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की तरह ही होती है, पतली भित्ति युक्त होती है और सजीव होती है, मीन्स उनमें खुद का न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये क्या कार्य करेगी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही अंतर्वलन पाए जाते हैं। इन अंतर्वलनों के कारण ये एक अवशोषित संरचना की तरह कार्य करते हैं और भोज्य पदार्थों को अरीय दिशा में कुछ दूरी तक ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। अब मैं बात करती हूँ, इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मीन्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अलावा भी कुछ टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिनका उनके स्ट्रक्चर में मीन्स प्लांट के स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो है स्रावी ऊतक। तो बात करते हैं हम स्रावी ऊतक। तो आपके सिलेबस में स्रावी ऊतक या सीक्रेटरी टिश्यूज़ को दो भागों में डिवाइड किया गया है।
secretory tissues। तो वे ऊतक जो प्लांट की एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं उस स्रावी ऊतक होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि प्लांट्स की विभिन्न परतों में पाए जाने वाले वे ऊतक जो किसी रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण करने का कार्य करते हैं वो स्रावी ऊतक कहलाते हैं। तो स्रावी ऊतकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इंटरनल, सबसे पहले एक्सटर्नल, सीक्रेटरी टिश्यू व इंटरनल सीक्रेटरी टिश्यूज। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यूज। एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यूज वे होते हैं जो प्लांट्स की एपोडर्मिस व हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं। तो ये वो वाले ऊतक होंगे जो प्लांट्स की एपोडर्मिस व हाइपोडर्मिस में पाए जाएंगे और ये इन्हीं पदार्थों का स्त्रवण करने का कार्य करते हैं। तो कौन कौन से हो गए? ग्लैंड्यूलर, या ग्लैंड्यूलर सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्टिंगिंग सेल्स, नेक्टरीज, ऑयल डक्ट्स और हाइड्रोथोड्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यूज। वे टिश्यूज जो प्लांट्स के हाइपोडर्मिस व एपिडर्मिस के द्वारा स्त्रवण का कार्य करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। तो ग्लैंडुलर सेल्स प्लांट्स के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और ये विशेष प्रकार के पदार्थों का स्त्रवण करते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कीटाहारी पादप। तो ये जो कीटाहारी पादप है इन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। तो कुछ प्लांट्स के एपिडर्मिस में ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जो एक ग्रंथीय पदार्थ का स्त्रवण करते हैं, जैसे कि हम बात करें कि इंसेक्टिवोरस या कीटाहारी पादप, इन कीटाहारी पादपों में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि इनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाई जाती है। तो इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का स्त्रवण किया जाता है। तो कीटाहारी पादपों में ग्लैंडुलर सेल्स के द्वारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का स्त्रवण किया जाता है, जिससे कि ये कीटों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनका भक्षण करने का कार्य करते हैं। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है इनकी बेसल सेल चौड़ी व लंबी होती है और एपिकल सेल के द्वारा ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का संश्लेषण करते हैं। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में या कीटाहारी पादपों में, जिसे हम बोल सकते हैं निक्टेंथिस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कीटाहारी पादपों में विशेष प्रकार के एंजाइम का स्त्रवण होता है या विशेष प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का स्त्रवण होता है, जिससे कि
वो कीट का डाइजेशन करने का कार्य करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझो कि ये कीटाहारी पादपों में पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती है जिनमें या जिनकी सेल्स में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो कीटों का भक्षण करने से इनको नाइट्रोजन और अन्य कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं जो इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टिंगिंग सेल्स की। स्टिंगिंग सेल्स क्या करते हैं, दंश रोम भी इन्हें कहते हैं या स्टिंगिंग हेयर्स भी इन्हें कह सकते हैं। तो ये इन्हें दंश रोम भी कहते हैं। क्या करती हैं कि ये आधारीय भाग से गुब्बारे नुमा होती है और ऊपरी भाग इनका केशिका नली के समान होता है। ये और क्या होता है कि ये जो गुब्बारे नुमा आधारीय भाग होता है, इनका गुब्बारे नुमा आधारीय भाग एपिडर्मिस में धंसा हुआ पाया जाता है और ऊपरी भाग गोलाकार संरचना में बंद होता है जो कि एक केशिका नली के समान होता है। जब कोई जंतु या फिर कोई कीट इनके संपर्क में आता है तो इनके शीर्षस्थ भाग से डंकनुमा संरचना निकलती है और उस पर एलर्जी उत्पन्न कर देती है, या वो उसकी स्किन में धंस जाती है, उसकी त्वचा में धंस के उसमें एलर्जी उत्पन्न कर देती है या उसे मार देती है। इस तरह स्टिंगिंग हेयर्स का काम होता है। फिर बोलते हैं नेक्टरीज। तो कुछ प्लांट्स में या अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में, पुष्पीय पादपों में जो पुष्प होते हैं उनमें मकरंद युक्त या नेक्टरीज पाई जाती है जो नेक्टर या मकरंद का स्रवण करने का कार्य करती है। ये खुशबूदार व मीठा होता है, सुक्रोज फ्रक्टोज शर्कराओं युक्त होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। फिर होता है ऑयल डक्ट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी त्वचा के द्वारा या एपिडर्मिस के द्वारा ऑयल का स्रवण किया जाता है जो वाष्पशील ऑयल होते हैं और खुशबूदार होते हैं, हाइड्रोथोड्स। कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है जैसे कि पत्तियां, तो उन पत्तियों के मार्जिन पे हाइड्रोथोड्स पाए जाते हैं। इनके द्वारा लवणीय जल का स्रवण या दूषित जल का स्रवण किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनल सीक्रेटरी ग्लैंड्स का। तो जैसे कि लैक्टिसिफेरस या लैक्टिफेरस। तो लैक्टिफेरस वे ग्लैंड्स होती है जो अंदर की तरफ धसी हुई कोशिकाएं होती है। ये लैक्टिफेरस ग्लैंड्स क्या करेगी, दूध जैसे लेटेक्स का स्रवण करती है। जो लेटेक्स होता है वो दूध जैसा पीला या रंगहीन हो सकता है, जैसे कि पपीते में पपेन या पेपेन नाम का लेटेक्स पाया जाता है, और जैसे कि चीकू में चिकल गोंद पाया जाता है, चिकल गम पाया जाता है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ऑयल ग्लैंड्स क्या करती है, ये सुगंधित वाष्पशील तेल युक्त होती है। फिर हम बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स ऐसे होती है जो म्यूसिलेज का या म्यूसिलेज का स्रवण करती है, जैसे कि म्यूसिलेज ग्लैंड्स। वो क्या करेगी, जैसे कि मालवेसी फैमिली में चिपचिपे पदार्थ का स्रवण होता है, वो म्यूसिलेज ग्लैंड्स कहलाएगी। श्लेष्मीय ग्रंथियां कहलाएगी। वो क्या करेगी कि चिपचिपे पदार्थ का स्रवण करने का कार्य करती है। तो मालवेसी फैमिली में ऐसा देखा गया है। फिर आता है आपके रेजिन। तो रेजिन ग्लैंड्स क्या करेगी कि ये अपनी सेल्स से रेजिन का स्रवण करेगी, और जैसे कि जिम्नोस्पर्म व कोनिफर्स में टारपिन का तेल उनकी सेल्स के द्वारा स्रावित रेजिन या उनकी रेजिन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित रेजिन से ही बनता है। और इस तरह ओवरऑल आपके सीक्रेटरी टिश्यूज़ भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं टिश्यू सिस्टम पढ़ाऊंगी। थैंक यू।